नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में देखेंगे सास को सुबह से शाम तक भूखा रखने वाली बहू जब अचानक से पहुंची अपने मायके तो अपनी माँ की वह हालत देखकर फटी की फटी रह गईं। सुनो विनय, इस बार रक्षाबंधन पर मैं अपने घर पूरे 2 दिन पहले जाऊंगी और हाँ, अपनी माँ के खाने पीने का जैसे भी ठीक लगे वैसे देख लेना, लेकिन तुम मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं उनकी रोटी बनाने के चक्कर में फिर से उसी दिन अपने घर से वापस आ जाऊंगी। इस बार मैं पूरे 2-3 दिन रहकर आऊंगी। ड्रेसिंग टेबल में देखकर कंधे पर अपना पल्लू जमाती हुई लवीना ने कहा, लेकिन अगर तुम 2 दिन पहले जाओगी और 1 दिन बाद आओगी तो माँ के सारे काम कौन देखेगा? और तुम तो जानती हो ना लवीना कि जब से माँ के शरीर में पैरालाइज की शिकायत आई है तब से वह सही से चल भी नहीं पाती हैं और तुम उन्हें घर पर अकेला छोड़कर जाने की बात कर रही हो। अरे, अगर हम सब उन्हें यहाँ इस हाल में छोड़कर चले गए तो उनका ध्यान कौन रखेगा? उनके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? समय समय पर माँ को दवाइयाँ भी तो देनी होती हैं। ऐसे में अगर कोई परेशानी हो गई तो? और फिर इस बार मुझे भी शहर से बाहर जाना है। 3 दिनों की मीटिंग है। कैसे भी करके बस इस बार मैनेज कर लो ना यार। नेक्स्ट टाइम से मैं पक्का मैनेज कर लूँगा। चाहे जैसे भी हो तुम चले जाना, बट नेक्स्ट टाइम इस बार के लिए प्लीज़ थोड़ा समझ जाओ। मुझे अपना काम भी तो देखना है और फिर अगर काम पर ध्यान नहीं दूंगा तो यह सब जो तुम सपने देखती रहती हो वह सब कैसे पूरे होंगे? तुम्हारे लिए ही तो दिन रात मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि 4 पैसे बचा सकूँ और फिर कभी ना कभी तो यह बचा हुआ पैसा हमारे ही काम आएगा। इसलिए जितना हो सके उतना पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ। अब यार, मैं एक साथ 2-2 जगह तो नहीं देख सकता ना। अब मैं घर के बाहर पैसा कमाने के लिए जा रहा हूँ तो घर के अंदर के कामों को, घर की जिम्मेदारियों को देखना तो तुम्हारा काम है ना। और फिर माँ की ऐसी हालत में उनका ख्याल रखना भी तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। और देखो लवीना, ऐसा तो है नहीं कि मैं हर चीज़ का बोझ तुम पर डालता हूँ। मैं खुद से जितना पॉसिबल होता है उतना तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं मिस नहीं कर सकता। और इसीलिए तुमसे इतना कह रहा हूँ कि बस इस बार मैनेज कर लो। भैया को राखी कोरियर करके भिजवा देना या फिर रक्षाबंधन वाले दिन ही चली जाना। मैं पड़ोस वाली रीना आंटी को फ़ोन करके बोल दूँगा कि वह कम से कम 1 दिन तो माँ का ख्याल रख ही सकती हैं। और हाँ, सुबह जाना तो प्लीज़ यार शाम तक वापस आ जाना, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे उनके यहाँ भी तो गेस्ट आए होंगे ना। ऐसे में वह अपने घर के काम देखेंगी या फिर माँ को देखेंगी? इस पर लवीना भड़क गई और बोली, नहीं जाना मुझे कहीं भी। तुम्हें जाना है तो जाओ। मैं तो वैसे भी इस घर में तुम्हारी ऐसी नौकरानी हूँ जिसे 1 दिन की भी फुर्सत नहीं है, या कहो कि 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकती। जब देखो तब काम काम। समझ नहीं आता कि कब तक यह सेवा पानी करना पड़ेगा। अरे, ठीक होना हो तो ठीक हो जाए, वरना तो मर मरा के। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, विनय तेज आवाज में बोला, अपना मुंह बंद रखो, खबरदार जो एक और शब्द कहा तो। अरे,
तुमसे कोई पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही काम की, तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि आखिर तुम इकलौती ऐसी इंसान हो क्या जो घर में खाना बनाने का काम करता हो। घर में तुम्हारे और माँ के अलावा आखिर है ही कौन। और तीसरा मैं हूँ। 3 लोगों का खाना पीना बनाना बहुत बड़ी बात है क्या, जिसे तुम बोझ समझती हो। अगर उसे अपनी जिम्मेदारी समझो तो तुम्हारी और हमारी, हम सब की जिंदगी आसान हो जाएगी। और जहाँ तक बात रही माँ की सेवा की, तो प्लीज़, सेवा जैसा शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। तुम सेवा का मतलब भी जानती हो क्या? तुम तो मेरी माँ को समय से दवाइयाँ और खाना दे दो, वही बहुत बड़ी बात है। तुम तो वह भी नहीं करना चाहती, इसीलिए तो भाग रही हो कि 2 दिन पहले ही मुझे अपने मायके जाना है। लेकिन हाँ, इस बार कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर तुम माँ को यहाँ छोड़कर अपने घर चली गईं, वह भी 3 दिन पहले ही, तो फिर तुम अपने मायके में ही रहना। वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे, मानता हूँ कि यह साल भर का त्योहार है, जो कि भाई बहन के प्यार की निशानी होता है। पर जब इंसान के साथ मजबूरी हो, तो उसे भी तो समझना चाहिए। अब मुझे ही ले लो। दीपा दीदी को पता है कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ और रक्षाबंधन वाले दिन भी शहर में नहीं होऊंगा, तो उन्होंने मुझे पहले से ही होटल का एड्रेस पूछ लिया था और वह मुझे अपनी राखी कोरियर के थ्रू भिजवा रही हैं। इस बात का ना ही तो उन्होंने कोई इशू बनाया और ना ही मैंने। तो बेहतर है कि तुम भी इन ज़रा सी बातों पर कोई तमाशा क्रिएट ना करो। मैं तुमसे जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन का त्योहार है उस दिन चली जाना, या फिर तुम्हारे भैया भी तो यहाँ राखी बंधवाने आ सकते हैं। खैर, तुम्हें जैसे भी ठीक लगे वैसे कर लेना। या तो दिन के दिन चली जाना या फिर अपने भैया को बुला लेना। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। विनय ऑफिस के लिए निकल गया। विनय को ऑफिस से सीधा दूसरे शहर के लिए निकलना था। इधर विनय अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसे ऑफिस के बाद शाम को ही दूसरे शहर के लिए निकलना था। जाने में उसे काफ़ी समय लगता, इसीलिए वह समय से ही अपने ऑफिस से निकल गया। इधर लवीना गुस्से के मारे आग बबूला हुए जा रही थी। उसकी आंखें इतनी लाल हो रही थीं मानो किसी को जला देंगी। वह अपनी सास को घूरती हुई बोली, मेरा जीना हराम कर रखा है इस बुढ़िया ने। इसकी वजह से ना कहीं जा पाती हूँ ना आ पाती हूँ। पता नहीं कब तक मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी। भगवान जाने कब मरेगी यह बुढ़िया। अपनी सास को मन ही मन लाखों बद्दुआ देती हुई लवीना अपने कमरे में जाकर सो गई। और सुबह से लेकर शाम बीत चुकी थी, लेकिन उसने अपने गुस्से के कारण अपनी सास को ना ही तो दवाइयाँ दी और ना ही खाने को पूछा। वह अपने कमरे में बैठी बैठी अपनी बहनों से बातें कर रही थी और बेचारी राम दुलारी जी बाहर खाट में पड़ी पड़ी आवाज़ लगा रही थीं। जब उन्हें चिल्लाते चिल्लाते काफ़ी देर हो गई, तो पड़ोस का एक लड़का विवेक, जो कि दरवाजे के सामने से निकल रहा था, वह घर के अंदर आया और बोला, अम्मा जी, क्या हुआ? घर में कोई नहीं है क्या? तो राम दुलारी जी ने लवीना के कमरे की तरफ इशारा किया और बोली, बेटा, मेरी बहू अंदर है,
उसे कह दो कि मुझे बहुत भूख लगी है और आज शायद वह मुझे दवाइयाँ देना भी भूल गई है, तो मेरी तबीयत भी बहुत बिगड़ रही है। उसे कह दो कि वह मुझे खाना और दवाइयाँ दे दे। वह लड़का जाकर लवीना का दरवाज़ा खटखटाने लगा। लवीना ने आवाज़ दी, क्या हुआ? कौन है? वह लड़का बोला, भाभी जी, आपकी सासू माँ को भूख लगी है और आपने उन्हें दवाइयाँ भी नहीं दी, तो उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। आप उनके लिए खाना बना दीजिए और दवाइयाँ दे दीजिए। वह कब से आपको आवाज़ें लगा रही हैं, पर आप शायद कुछ काम कर रही थीं, इसलिए ध्यान नहीं रहा होगा। लवीना बोली, हाँ, वो मैं कुछ काम कर रही थी। आप जाइए भैया, मैं दे देती हूँ दवाइयाँ। लवीना सामने कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके जाते ही अपनी सास को बातें सुनाने लगी। एक दिन भूखी रह जाएगी तो मर नहीं जाएगी। महारानी की तरह पड़े पड़े बस हुक्म चलाती रहती है। पता है ना कि तेरा बेटा भी तुझे तो कुछ कहेगा नहीं। अगर मर भी गई तो भी उसका इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा देगा। वह बड़बड़ाती हुई किचन में गई और खाना बनाने लगी। फिर खाना बनाती बनाती ही बोली, अपने घर तो मैं जाकर ही रहूंगी, वह भी 2-3 दिन पहले। बहुत भूख लगी है ना बुढ़िया तुझे? ले ठूस खाना, ले ठूस। इसे अपनी सास के आगे खाना रखती हुई, या कहो कि लगभग पटकती हुई लवीना बोली। इस वक्त बेचारी राम दुलारी जी खुद ही लाचार थीं। वह क्या ही कहती और किससे कहती? जब उनका बेटा उनके पास होता था तब भी वह उससे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके कारण उनके बेटा और बहू में किसी भी तरह का तनाव पैदा हो। इसलिए बेचारी चुपचाप सब कुछ सह रही थी। अगली सुबह लवीना ने ढेर सारी रोटियां सेकी और खूब सारी सब्जी बना दी और फिर वह उस खाने को अपनी सास के पास रखती हुई बोली, ले बुढ़िया, यह तेरा खाना है। अब मैं केवल 2 दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। तब तक बिना चूं चुकुड़ किए चुपचाप पड़ी रहना। तेरी दवाइयाँ भी यहीं तेरे पास मेज पर रख कर जा रही हूँ। जग में पानी भी भर कर रख दिया है। अपनी दवाइयाँ खा लेना और यह खाना भी ठूंस लेना, कहीं भूखी ही मर जाए। लवीना तैयार हुई और अपने मायके के लिए निकल गई। इधर बेचारी राम दुलारी जी अपनी लाचारी और दयनीय स्थिति को देखकर बस रोए जा रही थीं। उन्हें खुद पर इतना तरस आ रहा था कि वह उठकर पानी तक नहीं ले सकती थीं, क्योंकि वह किसी के सहारे से ही चल फिर पाती थीं। जो व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए 50 काम करने वाला हो, जब उस व्यक्ति को अपने एक एक काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता है, तो उस वक्त वह व्यक्ति कैसा महसूस करता है? बिल्कुल ऐसा जैसे कि आपके सामने खाना रखा है, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ ही नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा जैसा उस व्यक्ति को महसूस होता हो जिसका सपना पर्वतारोही बनने का हो और किस्मत ने उससे उसके दोनों पैर छीन लिए हों। बेचारी अपनी लाचारी पर रोने के अलावा और कर भी क्या सकती थी? उधर लवीना खुशी खुशी अपने भैया भाभी को सरप्राइज देने के लिए अपने मायके पहुंची। वह जब अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी भाभी उसकी माँ को गालियां देते हुए
डंडे से लगातार पीटे जा रही थी और उसका भाई फोन चलाता हुआ अपनी माँ से कह रहा था, माँ, तुम्हें भी रोज रोज पिटने की आदत हो गई है। तुम्हें इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आती कि इसे अपने कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे चाहिए। एक तो तुमने इसके कपड़े गंदे धुले, ऊपर से जबान लड़ा रही हो। अब झेलो, इसे तो मैं भी नहीं संभाल सकता। जब लवीना ने अपनी भाभी को अपनी माँ के साथ ऐसा करते देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और गुस्से में चिल्लाती हुई अपनी भाभी की ओर दौड़ी। उसने अपनी भाभी से डंडा छीनकर उसे 2-3 थप्पड़ लगा दिए और फिर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरी माँ को इस तरह पीटो। इस तरह से पीटने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की। और तुम भैया, अरे काहे का भैया? तेरे जैसा नालायक इंसान जब अपनी माँ का सगा ना हुआ तो मेरा क्या सगा होगा? शर्म नहीं आई तुझे? अपनी पत्नी के कारण अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करवाते हुए तेरे सामने बैठकर तेरी बीवी तेरी माँ को डंडे से पीट रही थी और तू अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा है। अरे कैसा इंसान है तू? तू तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। तेरे जैसा कमीना बेटा होने से अच्छा है कि किसी का बेटा ही ना हो। और तू चुड़ैल कहीं की, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? अरे कम से कम इतनी तो शर्म कर लेती कि तू भी एक औरत है। कल को जब तेरे बच्चे तेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तब तुझे पता चलेगा कि कैसा लगता है जब अपनी ही औलाद आप पर होते हुए अत्याचार को चुपचाप देखती रहे और कुछ ना बोले। एक औरत होकर भी दूसरी औरत के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे कम से कम मेरी माँ की उम्र का ही लिहाज कर लेती। लवीना गुस्से में अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई और अपनी माँ को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंची, जहां उसकी सास खाट पर लेटी हुई थीं और उनकी चारपाई पर बहुत धूप आ रही थी। लवीना ने इतना भी ध्यान नहीं किया कि बरामदे में खाट डाली है, दोपहर को यहाँ धूप आ जाएगी। वैसे भी मौसम अभी इतना भी ठंडा नहीं हुआ था, रात को भी पंखे की ज़रूरत महसूस हो जाती थी। ऐसे में भला कोई इंसान पूरी दोपहर धूप में कैसे रह सकता है? लवीना घर आते ही देखती है कि पानी नीचे बिखरा हुआ है और पानी के साथ साथ सब्जी भी नीचे गिर गई थी। खाना और पानी नीचे गिरा हुआ देखकर लवीना अपनी सास पर बरस पड़ी और बोली, इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मर क्यों नहीं जाती तू? पता नहीं क्यों इस धरती पर बोझ बढ़ाए पड़ी है। मर जाए तो कम से कम धरती पर बोझ कम हो। बेचारी राम दुलारी जी अपनी बहू की बातें सुनकर आंसू बहाए जा रही थीं। लवीना गुस्से में बिल्कुल भूल गई थी कि वह अपनी माँ को भी अपने साथ लाई है, जो कि उसके पीछे पीछे ही घर के अंदर दाखिल हुई। लवीना इतने गुस्से में थी कि वह अपनी सास पर हाथ उठाने लगी। इतने में उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, जब तक तू बेटी थी तब तक तो तुझ में बहुत संस्कार थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी अपनी भाभी से कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और अब एक पल में सब भूल गई। बहू बनते ही तेरी अकल कहाँ चली गई? तेरे सारे संस्कार कहाँ चले गए? क्या वह सब बातें सिर्फ तेरी माँ के लिए थीं?
तेरी सास के लिए नहीं। माफ करना बेटी, लेकिन मैं तेरे घर में नहीं रह सकती। तू भी तो वही कर रही है जो तेरी भाभी मेरे साथ करती है, या कहो कि तू तो उससे भी बुरा बर्ताव कर रही है अपनी सास के साथ, जो बेचारी चल फिर नहीं सकती। तो उनके लिए 4 दिन का खाना बनाकर चली गई, न यह फिक्र की कि वह अपनी दवाई गोली कैसे लेंगी, कैसे वह खाना खाएंगी। तूने एक बार नहीं सोचा कि वे बेचारी दोपहर में पूरी दोपहर यहाँ पड़ी रहेंगी, इतनी गर्मी में तो उनकी तबीयत का क्या होगा। कम से कम मुझे घर के काम ही तो करने पड़ते हैं, और तुझे देखकर तो लग रहा है कि कल को मुझसे कोई गलती हो गई तो तू मुझे भी नहीं छोड़ेगी। भगवान ने मुझे इतनी निकम्मी, नाकारा और नालायक औलाद दी। काश इससे अच्छा मैं बांझ ही होती, मेरी कोई औलाद ना होती। काश ऐसा होता तो कम से कम मुझे यही दुख होता कि मेरी कोई औलाद नहीं है। पर आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश तुम दोनों पैदा होते ही मर गए होते। जैसा कमीना बेटा, वैसी ही निठल्ली और नाकारा बेटी है। इतना कहकर वे बाहर की ओर जाने लगीं कि तभी लवीना ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु वह नहीं रुकी। लवीना के माफ़ी मांगने पर लवीना की माँ ने कहा, अगर तुझे माफ़ी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं, अपनी सास से मांग, जिनका तूने इतना दिल दुखाया है। तुझे हमेशा ही शिकायत रहती थी कि तेरी सास तुझे बेटी नहीं मानती, पर तू मुझे बता, क्या तू अपनी सास को अपनी माँ मानती है? एक तरफ अपनी माँ के लिए इतना प्यार और इतनी चिंता, और दूसरी तरफ अपनी सास के लिए इतनी नफरत। आखिर क्यों? क्यों शादी के बाद भी तुम अपनी सास को अपनी माँ नहीं समझ पाईं? मैं मानती हूँ शायद सारी गलती उनकी ही रही होगी, पर आज जब यह इतनी लाचार और मजबूर हैं, तब भी जैसा व्यवहार तुम इनके साथ कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई भी गलती रही होगी। लवीना अपनी माँ के पैरों में गिर गई। प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप कहीं मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास, अपनी बेटी के पास। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद मैं जितना सम्मान आपका करूँगी, उतना ही अपनी सास का भी। जितना प्यार और इज्जत मैं आपको दूंगी, उतनी ही अपनी सास को भी दूंगी। लवीना ने अपनी सास के पैरों में गिरकर भी माफ़ी मांगी, और उसकी सास ने नज़रों के इशारे से ही उसे माफ़ कर दिया। लवीना ने अपनी सास की खाट को अंदर कमरे में डाला और कूलर चला दिया। अब उसने घर का सारा काम निपटाया और अपनी माँ और सास के लिए ताज़ा खाना बनाकर ले गई। सब लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया। फिर ऐसे ही 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। लवीना अपनी सासू माँ को अपने हाथों से खाना खिला ही रही थी कि तभी विनय अपनी मीटिंग से वापस लौट आया, और जब उसने लवीना को अपनी माँ की सेवा करते देखा तो वह खुशी से फूला न समाया, और उसने जाकर लवीना को गले लगा लिया और खुश होता हुआ बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू लवीना, कि तुम मेरी वाइफ हो। अपनी सास को देखकर वह थोड़ा चौंका, लेकिन फिर लवीना ने उसे सारी सच्चाई बता दी, और विनय ने भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह ही स्वीकार कर लिया, और चारों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।